जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का। आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग साइंस का अनसॉल्व्ड। दोस्तों हम लोगों ने इसके वीडियो में हम लोगों ने अग्रवाल का अनसॉल्व्ड उठाया है। दोस्तों अगर आपके पास राजीव का या एचएम का या यक्स का किसी का भी अनसॉल्व्ड हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने राजीव का, एचएम का, एक्स का जो भी आपके पास अनसॉल्व है, केवल सेट देखिए कि सेट जो है हम लोग एचएक्स कर रहे हैं, सेट 1 एचएक्स। अब सेट 1 2 जो भी हो आपके में, अब एचएक्स हम लोग सेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अनसॉल्व लेकर नहीं बैठे हो, सबसे पहले मैं यही कहूंगा अनसॉल्व लेकर ही बैठना, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बता दें कि जब श्वेत प्रकाश मतलब है धूप से आने वाला प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है, तो आपको बता दें इस प्रकार से ये हो गया प्रिज्म। जब इस श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका हो जाता है विचलन, उसका हो जाता है विचलन। विचलन का मतलब होता है फैलना। तो सबसे पहले जब विचलन होता है, जिसको हम लोगों ने अंग्रेजी के नाम देके रखा है विवग्योर। क्या नाम देके रखा है हम लोगों ने? विवग्योर। विवग्योर का मतलब होता है वी से ब्लू, बी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जिसमें से विचलन सबसे कम किसका होता है? रेड का, और सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी और नीला का। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बैगनी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? विचलन का मतलब होता है फैलना, और कौन सबसे अधिक फैलता है? तो हम लोग कहेंगे कि बैगनी रंग अधिक फैलता है। और तरंग दैर्घ्य की अगर बात की जाए, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी तय करना, तो लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है, तो तरंग दैर्घ्य के लिए लाल रंग हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का खा में ये कहा गया है कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें कि क्वेश्चन आप लोग हल करोगे तो लिखोगे उत्तर 1 का खा लिखोगे। हमने मैथमेटिक्स के अनसॉल्व में आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मैथ का अनसॉल्व हम लोगों ने सॉल्व किया है, अब हम लोगों ने साइंस का अनसॉल्व उठाया है। ठीक है, तो लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं हम लोग आर से। आर बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और इसके बाद हमसे फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी एफ बराबर हमसे पूछ रहा है। दोस्तों आपको बता दे कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एफ बराबर R/2। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे तो एफ बराबर हमारे पास आर का मान 40/2 अर्थात कटकर आ जाएगा 20। तो एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हमारा सही गया है? ऑप्शन पहला सही गया है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको ब्रैकेट बंद करके यहां पर पहला लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के गा में क्या लिखा गया है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिजली के जो बल्ब है, जो बिजली का बल्ब है, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक का मतलब होता है वह है, चालक का मतलब तार, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग कहते हैं चालक। तो तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। तो ध्यान देना कि जो इस प्रकार से इसको समझेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, कौन सा कर रहे हैं? 1 का घा। तो 1 का घा में हमसे इस प्रकार से दिया गया है कि ये हो गया एक चालक तार, ये हो गया एक चालक तार, और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो ऊपर की ओर जो है इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है,
और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान देना, हमने कहा था कि जैसे मान लो कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र तो इस प्रकार से होगी, इसकी इस तार के लंबवत, इस प्रकार से इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम लोग लगाते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। कोई भी धारावाही चालक तार हो, उसमें से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं उत्तर नंबर दूसरे का काम। दूसरे काम में लिखा है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को हम लोग कैसे समझेंगे, समझिए। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में हमें हेडिंग क्या डालना है, बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डालना है उत्तर दूसरे का और हेडिंग क्या डाल लेना है, हेडिंग डालना है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। हमें हेडिंग डालना है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है पहले ये समझिए। जैसे हमने लिया एक प्रिज्म, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक बनाया इस प्रकार से प्रिज्म, ये बनाया हमने प्रिज्म बनाया। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का हम लोग क्या करते हैं, पहले अपवर्तन का नियम समझा देते हैं। अपवर्तन में क्या होता है कि अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम एक सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में की ओर आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसके लिए पहले फिर से एक बार समझिए कि सघन का मतलब होता है ठंडा माध्यम, विरल का मतलब होता है गर्म माध्यम। अब हम लोग सर्दी में ज्यादा सिकुड़ते हैं कि गर्मी में सिकुड़ते हैं, तो हम लोग गर्मी में हम लोग एकदम से मान लो कि लंबे चौड़े हो जाते हैं और सर्दी में सिकुड़ने लगते हैं। मतलब सिकुड़ने का मतलब हमारा होता है कि झुकना। तो सघन माध्यम में हम लोग झुक जाते हैं और विरल माध्यम में हम लोग अभिलंब से दूर हट जाते हैं। वही टॉपिक है यहाँ पर कि प्रकाश जो है कि सघन माध्यम में झुकेगा, प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम में झुकेगी और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी। तो वही यहां पर है। यहां पर जैसे ये प्रकाश किरण है, जैसे प्रिज्म पर आपतित कराते हैं, आपतित का मतलब होता है आना। जब आपतित कराते हैं तो ये वाला माध्यम है वायु माध्यम और ये है कांच का। तो वायु होता है गर्म, कांच होता है ठंडा। तो जब इसके लिए प्रकाश को मुड़ने के लिए हमेशा चाहिए अभिलंब। सबसे पहले ये प्रकाश जब आपतित हुई तो इसको हम लोग एक डाल देते हैं अभिलंब। ये क्या डाल दिया हमने, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसको लिखते हैं हम लोग आई से। इसके बाद जैसे ही ये प्रकाश किरण जो है इस पर आपतित होती है प्रिज्म के अंदर, तो ये अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकती है। फिर से एक बार समझिए, प्रकाश द्वारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे समझेंगे। जब प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो सबसे पहले आपतित कराने के लिए प्रकाश को मोड़ने के लिए डालते हैं अभिलंब। जब अभिलंब की डाल देते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अब क्योंकि यहां पर ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, इसलिए अब फिर से यहां पर प्रकाश को बाहर निकालने के लिए फिर से माध्यम में परिवर्तन मिल रहा है। तो ये माध्यम हो गया गर्म और ये माध्यम है ठंड। तो इस माध्यम में फिर से हम लोग डालेंगे अभिलंब। क्या डाल देंगे, अभिलंब। अगर अभिलंब ये वाला अभिलंब नहीं डालते तो फिर ये प्रकाश किरण सीधी निकल जाती, नहीं डालते तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती। अब फिर से इसको हमने इसको इस प्रकार से अभिलंब नहीं डालेंगे, इस पर अभिलंब डालेंगे इस प्रकार से, इस पर अभिलंब डालेंगे इस प्रकार से। तो अब ये जो प्रकाश किरण है जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस प्रकार से अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब धीरे धीरे इस प्रकार से दूर हटती जाती है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, इस प्रकार से ये दूर हटती जाती है। इस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझ सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही
ध्यान देना कि ये अभिलंब हो गया और ये हमारा अपवर्तन कोण हो गया। इन दोनों के बीच बना कोण आर होगा, तो ये अपवर्तन कोण है। और यहां से फिर से माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर फिर से एक बार अपवर्तन हो रहा है, तो ये अभिलंब और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच हमेशा कोण अभिलंब से ही बनता है। तो ये वाला आपतित किरण, तो इसको लिखेंगे हम लोग कोण आई से, और अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन कोण, तो इसको लिखेंगे कोण आर से। इस प्रकार से हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझ सकते हैं। इसका जो आपका परिभाषा है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख के रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का खा। 2 का खा क्या कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर 2 का खा। 2 के खा में क्या लिखा गया है, मानव नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद कीजिए। तो आपको बता दे कि निकट बिंदु और दूर बिंदु में विभेद पूछा गया है। तो निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है मानव नेत्र में। तो हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें कम दूरी, निकट बिंदु का मतलब होता है कम दूरी, कम कहां तक देख सकती है आंखें। तो हमारी आंखें लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी तक निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और नेत्र का दूर बिंदु होता है अनंत। तो इसमें क्या पूछा गया था, विभेद पूछा गया था। तो मैं आंसर किस प्रकार से लिखना है, आंसर लिखना है कि मानव नेत्र के निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत। यही विभेद है, यही अंतर है। अब हमारे पास इसका दूसरे का गा करेंगे। दूसरे का गा करने से पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना था, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दूसरे गा करते हैं। ये दूसरे का गा करेंगे। दूसरे के गा में क्या कहा गया है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाइए जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य हो। तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे। उत्तल लेंस दोस्तों किसे कहते हैं, उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। ये होता है उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। ये डाल दिया हमने अभिलंब। अभिलंब क्यों डाला, अभी हमने बताया था कि प्रकाश को मुड़ने के लिए अभिलंब चाहिए। तो प्रकाश कैसे मुड़ेगा, इसीलिए प्रकाश को मोड़ने के लिए हमने क्या डाल के रखा, अभिलंब। और ये होता है प्रकाशिक केंद्र, यहां पर होता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस को यल से लिखते हैं, यल का मतलब हो गया लेंस। अब यहां पर होता है प्रथम फोकस जिसको F1 लिखते हैं, यहां पर होता है द्वितीय फोकस जिसको हम लोग 2F2 लिखते, सॉरी प्रथम फोकस का दोगुना होता है तो इसको लिखते हैं 2F1। और यहां पर होता है द्वितीय फोकस जिसको लिखते हैं F2 और द्वितीय फोकस का दोगुना को लिखते हैं 2F2। अब यहां पर हमारे पास क्या कहा गया है कि प्रतिबिंब निर्माण जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य हो। प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य, ये प्रकाशिक केंद्र और ये फोकस इसके मध्य हो। तो इसके मध्य हमने ले लिया वस्तु, तो ये क्या ले लिया, वस्तु। तो वस्तु को लिखते हैं हम लोग A और B से। वस्तु का एक किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फिर द्वितीय फोकस से होकर जाती है। यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर कैसे हुई, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर हुई है। जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो द्वितीय फोकस होकर जाती है। तो इस प्रकार से ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। इसको रे ऑप्टिक्स में दिखाते हैं, इस प्रकार से हमने दिखा दिया रे ऑप्टिक्स में। अब एक किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। इस प्रकार से ये किरण सीधी निकल गई। हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों का हो रहा है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। ये धीरे धीरे जितना ये दूरी जाती, मतलब जितना इसका दूरी बढ़ेगा इसकी जो अपसारी क्षमता है यानी इसकी इस प्रकार से फैलता जाएगा। ये जिंदगी में कभी भी ये मिलने वाला तो है ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि मानते हैं कि अगर इसको पीछे की ओर खींच लेते हैं, इस प्रकार से अगर पीछे की ओर खींचते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जहां पर दोनों किरणें, एक किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और एक किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दोनों जहां पर मिलती है वहां पर बनता है प्रतिबिंब। दोनों को पीछे की ओर ले गए तो यहां बना, यहां पर मिला तो यहां बना हमारे पास
प्रतिबिंब, जिसको हम लोग लिखेंगे ए डैश और बी डैश। अब इसमें हमें लिखना भी है, इन्होंने क्या कहा, ये तो हमने क्या बना दिया, किरण आरेख। इसमें लिखना है, हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि पहला लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। पहला हमें क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है हमें प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करेंगे, प्रतिबिंब का आकार। और इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। अब ध्यान देना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लेंस के दूसरी ओर है, या हम लोग कहेंगे लेंस के दूसरी ओर कहेंगे, या f1 के पीछे कहेंगे, या f1 से परे कहेंगे, या f1 टू f1 के बीच कहेंगे, जैसा कह लो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहेंगे लेंस के दूसरी ओर, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि f1 और 2f1 के बीच, या f1 से परे, आप जैसे भी कह दो कोई गलत नहीं है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, ये वस्तु है और प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, तो हम लोग कहेंगे वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये आभासी है, इसका मतलब आभास क्या है, माना है। तो हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति जो है ये आभासी है तथा उल्टा है कि सीधा है। तो ये हम लोग वस्तु भी ऊपर, प्रतिबिंब भी ऊपर, तो आभासी तथा सीधा हो गया। इसमें और कुछ पूछा गया क्या, इसमें देखते हैं कि वस्तु केंद्र फोकस के मध्य हो, हाँ हो गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद तीसरे का क्या करते हैं, तीसरे का काम में क्या कहा गया है, देखिए तीसरे का काम में ये कहा गया है कि उत्तर लिखेंगे हम लोग तीसरे का काम में हमसे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। यह कौन सा दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति जो है, अब ध्यान देना कि वो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख सकता है। हम लोगों ने अभी पढ़ के रखा है कि व्यक्ति की न्यूनतम दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो उसका निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि वो पास का तो देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है। अगर उसकी दूर दृष्टि अनंत तक है तो मतलब वो दूर भी देख सकता है। मतलब समझिए 30 सेंटीमीटर से अधिक वो नहीं देख पाता है, तो यह कौन सा दृष्टि है, तो हम लोग इसका मतलब व्यक्ति पास का देख सकता है, तो हम लोग कहेंगे ये निकट दृष्टि दोष है, जिससे व्यक्ति पास का तो देख सकता है किंतु दूर का नहीं देख सकता है। इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके निवारण के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी हम आपको ज्ञात करके देते हैं। बाद बाकी आंसर हमने जो बता दिया यही आप लोग नोट कर लेना, और बाद बाकी इसके जो आंसर है हम डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है, वहां पर जाके देख लीजिए। तो व्यक्ति 30 सेंटीमीटर नहीं देख पाता है, इस प्रकार से व्यक्ति में कौन सा दोष है, तो हम लोग कहेंगे व्यक्ति में दोष जो है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है व्यक्ति में, कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो लेंस हमें चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। अवतल लेंस चाहिए इसके निवारण के लिए। हम लोग जानते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। कि जैसे मान लो कि यहां पर ये हमारी हो गई नेत्र, और नेत्र में यहां इतना हिस्सा हमारे पास कार्निया जो कि उभरा हुआ होता है। ये अनंत से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, और ये हो गया हमारे मानव नेत्र का लेंस। इसमें क्या होता है, मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है आंखों में, ठीक है। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर है रेटिना, यहां पर है रेटिना जो हमारे पास
अनंत से किरणें आपतित होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिलते हैं वहां बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब यहां पर रेटिना है, यहां पर मिलना चाहिए, तो रेटिना से पहले बन गया, रेटिना से पहले बन गया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेटिना से पहले बनने के कारण यहां पर हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, क्योंकि रेटिना से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन रहा है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। और इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए हम लोग यहां पर लगा देंगे, जैसे यहां बना देते हैं दूसरा चित्र, यहां पर लगा देंगे ये आपतित किरण अनंत से, ये हो गया हमारे पास कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब जैसे ही हम लोग यहां पर अवतल लेंस लगा देंगे, अवतल लेंस लगाने के बाद अवतल लेंस क्या करता है? ध्यान देना कि इन दोनों की जो अपवर्तन होगा प्रकाश किरणें वो रेटिना पर बना देता है। कहां बना देते हैं? रेटिना पर बना देता है। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से पीछे की ओर खींच के लाए तो ये जो फोकस है हमें ऐसा महसूस कराता है, ये हमारे पास अवतल लेंस ऐसा महसूस कराता है कि जो अनंत वाली वस्तुएं है हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं। इस प्रकार से अवतल लेंस इसका निवारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और इस लेंस की प्रकृति पूछा गया है, तो लेंस की प्रकृति और हमसे पूछा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी यफ बराबर फार्मूला होता है माइनस का यक्स, ये फार्मूला होता है। तो यफ बराबर माइनस का, अब यक्स का मान हमारे पास व्यक्ति कितनी सेंटीमीटर देख सकता है? 30 सेंटीमीटर दूर देख सकता है, तो वो यक्स कहलाता है। तो ये हो गया फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन सा लेंस हो गया हमारे पास? यहां पर अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के कारण इसकी प्रकृति क्या होगा कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रकृति होता है आभासी, क्योंकि इसका हम लोग आभास करते हैं, और तथा सीधा। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा? आभासी तथा सीधा। इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे का कर लिया है। अब तीसरे का अथवा देखिए, तीसरे का के अथवा में इस प्रकार से हमारे पास फिगर दिया गया है, इस प्रकार से डायग्राम बना दिया गया है। एक किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है और इस प्रकार से अविलंब से दूर हट रही है, और इसका कोण दिया गया है 30 अंश, इसका कोण दिया गया है 45 अंश। ये हो गया आपके पास माध्यम 1, ये हो गया माध्यम 2। और इन्होंने ये कहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले ये कहा है कि एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में प्रवेश करती है। कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है? विरल नहीं कहा, कौन सा माध्यम सघन है? माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था कि अगर प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक रही है तो फिर उसका मतलब वो माध्यम सघन है, और अविलंब से दूर हट रही है तो माध्यम वो हो गया विरल। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अविलंब से दूर हट रही है, तो नीचे वाला हो गया विरल, नीचे वाला हो गया विरल क्योंकि अविलंब से दूर हट रही है, और ऊपर वाला माध्यम हो गया सघन, क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो ऊपर माध्यम 1 हो गया सघन, उत्तर में लिखना है माध्यम 1 सघन और माध्यम 2 विरल। और हमसे पूछा गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे स्नेल का नियम। किसका फार्मूला यूज करेंगे? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आई बटे साइन आर का प्रयोग करेंगे तो साइन की जगह साइन लिखेंगे, लेकिन आई की जगह हम लोग लिखेंगे आपतन कोण 30 है तो लिखेंगे 30, अपवर्तन कोण 45 है तो लिखेंगे 45, और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। पहली चौथी के हिसाब से इसको हल करेंगे। यहां पर हल कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, चलो ऊपर हल कर देते हैं। तो 1/2 को 1/2 लिखेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा √2/1। अब ध्यान देना कि √2 इंटू √2 का मान होता है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस 2 को √2 इंटू √2/1। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास अपवर्तनांक।
का आंसर। तो अपवर्तनांक को लिखते हैं हम लोग n से, तो n बराबर हमारे पास 1/√2, ये आ गया आंसर। या तो फिर आप लोग ऐसे इसको हल कर सकते हो, कैसे, √2 का मान भी रख सकते हो, अगर मान रखना चाहो तो रख सकते हो। कैसे, देखिए हम लोग कैसे इसको करेंगे कि n बराबर 1/√2 का मान होता है 1.414। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 0.72, लगभग इतना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग तीसरे का खा करेंगे। तीसरे खा में क्या पूछा गया, किसी चालक तार पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक मतलब हो गया तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है, वो चालक, उस पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर, यानी प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। यानी आप लोग ध्यान रखना, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। अगर किसी तार से करंट प्रवाहित हो रही है, उस करंट में रुकावट लाना काम होता है प्रतिरोध का, ये काम प्रतिरोध का है। तो किस किस पर निर्भर करता है प्रतिरोध, देखिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको हेडिंग में डालना है बोर्ड एग्जाम आपको। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे उत्तर नंबर 3 का खा कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला कौन सा याद रखना है, फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है कि R बराबर ρL/A। R क्या है आपका, जहां R जो है, R है आपका प्रतिरोध, और इसके बाद रो है प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता। यल क्या है, यल है अनुप्रस्थ काट का लंबाई, यानी लंबाई है चालक तार की लंबाई। और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना किन किन कारकों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। तो नंबर 1 हम लोग कहेंगे चालक तार की लंबाई पर। नंबर 1 कहेंगे चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई का मतलब क्या हो गया, चालक तार की लंबाई का मतलब हो गया कि यदि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। कैसे, प्रतिरोध का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। अगर तार को बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे, तो उसमें करंट कम बहेगी तार में। क्यों, आप सोचिए कि एक हम लोगों ने तार लिया जो कि 2 मीटर का तार है और एक 10 मीटर का तार है, और दोनों में हम लोगों ने बल्ब सेट किया, तो किसमें बल्ब मतलब अधिक रोशनी देगी, बैटरी से चलाएंगे। बैटरी से अगर जलाएंगे तो 2 मीटर तार वाले में अधिक रोशनी उत्पन्न होगी कि 10 मीटर तार वाले में। तो हम लोग कहेंगे 2 मीटर तार वाले में अधिक रोशनी उत्पन्न होगी, क्योंकि उसकी लंबाई कम है, तो प्रतिरोध उसमें कम है, और लंबाई जिसकी अधिक होगी प्रतिरोध उसका अधिक होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी तार की मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान वहां पर हो जाता है कम। अगर क्षेत्रफल आपको बढ़ाओगे ना, अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वहां पर प्रतिरोध का मान हो जाता है कम। इसीलिए हम लोग प्रतिरोध इस पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। इसके बाद हम लोग कहेंगे तीसरा पॉइंट, चालक तार के ताप पर। अब चालक तार के ताप पर किस प्रकार से, यदि तार को अगर हम लोग गर्म करते हैं ना तो प्रतिरोध का मान वहां पर भी अधिक हो जाता है। कैसे अधिक होता है, अगर तार को गर्म कर दोगे तो तार पिघल जाएगा, यानी उसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा अधिक और धारा का मान हो जाएगा कम। वहां पर जाता है, देखा होगा तार का ताप बढ़ जाने के कारण वहां पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना कि चालक तार का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध और किस पर निर्भर रहता है, चालक तार की प्रकृति पर।
चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब क्या हो गया कि तार सुचालक है कि तार कुचालक है, यानी तार आपका धातु का है कि अर्धचालक का है कि मिश्र धातु का है। फिर से समझिए, चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब हो गया कि चालक तार जो है वो आपका धातु का है कि मिश्र धातु का है, धातु का है कि मिश्र धातु का है। अगर मिश्र धातु का है तो उसकी प्रतिरोध अधिक है, अगर धातु का है तो प्रतिरोध कम है। तो चालक इन आदि कंडीशनों पर प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। इसके बाद आपका इसका खा का अथवा, बोर्ड एग्जाम में कोई एक कर रहा है, हम तो यहाँ पर दोनों कर दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको एक करना है। तो इसमें दूसरे का हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा का अथवा करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा का अथवा। तीसरे खा के अथवा में क्या कहा गया है? एक तार 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है एक तार से, तो धारा को लिखते हैं हम लोग आई से, तो आई बराबर ये हो जाएगा 5 एम्पीयर और 10 मिनट में। तो समय कितना दिया है? समय को लिखते हैं टी बराबर 10 मिनट। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 10 मिनट में 60 का गुणा कर देंगे, किसमें गुणा कर देंगे? यानी 10 में गुणा कर देंगे किसका? 60 का। तो ये हो जाएगा आपके पास 600 सेकेंड। इसके बाद कितनी आवेश प्रवाहित होगा? और तार से प्रति सेकेंड का मतलब हो गया टी बराबर 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकेंड प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n बराबर हमसे पूछ रहा है ये। अब ध्यान देना, सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है? कितना आवेश प्रवाहित होगा। सबसे पहले कंडीशन में हमसे Q पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, Q बराबर, फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो Q बराबर आई टी का प्रयोग करेंगे तो I का मान हमारे पास कितना है? 5 और T का मान हमारे पास है 600। तो Q बराबर हमारे पास 5 6 का 30, यानी 3000 कूलाम। क्या हो जाएगा? 3000 कूलाम, क्योंकि Q का मात्रक होता है कूलाम, तो 3000 कूलाम ये हो गया। इसके बाद हमसे पूछा गया है N। तो N के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? एक फार्मूला होता है Q बराबर NE बटे टी। Q बराबर फार्मूला क्या होता है? NE बटे टी। Q की जगह हम लोग कितना लिखने वाले? Q की जगह लिखने वाले हम लोग 3000। N हमसे पूछ रहा है, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 और बटे T की जगह रखने वाले 1। हम लोग कौन सा T अब की बार लेंगे? ये वाला T लेंगे। तो T बराबर हम लोगों ने ले लिया 1। अब ये मान जो है यानी कि गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे कि N बराबर 3000 बटे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास हो जाएगा 3000 और 30,000 बटे 16 इंटू 10 की घात माइनस का 19। एक काम करते हैं कि इसका 0 हटा के 1 2 3 4 है, 10 की घात 4 लिखते हैं n बराबर। तो n बराबर 16 का भाग लगाएंगे 3 में। 16 का भाग जब हम लोग 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा? भाग ना खाई 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 16 एकम 16, तो बचा कितना? 4 14, दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते हैं, तो 16 8 128 और ये हो जाएगा 10 से बचा 2 और यहाँ बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ा सकते। चलो इतना रहने दीजिए, अब आगे मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.18 इंटू 10 की घात 4 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19। तो अब एक काम करते हैं, n बराबर हो जाएगा 0.18 इंटू 10 की घात, ये जुड़कर हो जाएगा आपके पास 23। इसका दशमलव हट गया, नीचे 2 0 बढ़ गया। साइंस का रूल होता है एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 1 0 इससे कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा n बराबर 1.8 इंटू 10 की घात 22। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, संरचना तथा क्रिया विधि का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमने इसका अलग से वीडियो बना के आपको समझा दिया है, पढ़ा भी दिया है दोस्तों। इसीलिए आपको एक काम करते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे के रखा है, और जो आपका कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में भी हमने इसका लिंक दे के रखा है। वहां से जाकर आप लोग इस वीडियो का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद चौथे का जो खा है, चौथे का जो अथवा है, चौथे का अथवा में दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग समझाइए। इसका दोस्तों हमने इसका प्रयोग करके आपको समझाया भी है। इस दोनों वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है और कमेंट सेक्शन में डाल के रखा है, तो उसमें जाकर आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोग को ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं जो केमिस्ट्री का वीडियो लेके आऊंगा, इसी में अभी हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को पूरा अध्ययन कर लिया है, इसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, तो उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। मैं केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले इन दोनों वीडियो का अध्ययन आपको करवाऊंगा, इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। या फिर आपको अगर केमिस्ट्री वीडियो में या फिर बायोलॉजी का वीडियो जो पढ़ेंगे हम लोग, तो बायोलॉजी वीडियो से पहले हम लोग कमेंट कर देना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।